मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं फिर से बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। और बिफोर आई गो and solve these problems, I would like you to request for liking and subscribing the channel so that we can spread this quality content for free, and that will also keep me motivated to bring more such contents in upcoming lectures. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको मैं बताते चलूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है वो जेई से प्रेरित है और एक भी क्वेश्चन जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन सबका आइडियाज उससे डायरेक्टली प्रेरित है, लाइक इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी ऑफ जेई एडवांस एक्चुअल पेपर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंपोजिट फंक्शन से क्वेश्चन है, थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पे टेस्ट है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और साइन थीटा वाला भी फीलिंग है रूट 3 को देखते हुए। सबसे पहले भाई क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है एस इज सेट ऑफ फंक्शंस विद प्रॉपर्टी दैट एफ और जी आर इन एस, देन फॉग इज आल्सो इन एस। मतलब जब जब एफ और जी होगा तब तक एफ ऑफ जी जो होगा वो भी सेट एस का हिस्सा होगा। अब दो फंक्शंस दे रखा है, आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ एस क्या होगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो है वो देखो कितना बेहतरीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स सच दैट नो टू ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसेक्यूटिव। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन फिर से एडवांस से प्रेरित है, क्योंकि एडवांस में आजकल नया फैशन हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंटीजर कंस्टेंट को इनकॉर्पोरेट करना, तो इसलिए मैंने वैसा क्वेश्चन ले रखा। और फिर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या बेहतरीन, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन ये है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को देखो कैसे लिमिट से कनेक्ट किया है, और इसका एक दो लाइन का सॉल्यूशन ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तो एफ के बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ए टेंस मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि आप देख सकते हो साइन थीटा अगर हम लेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, साइन 2 थीटा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, साइन 10 थीटा और बढ़ जाएगा, साइन 100 थीटा तुमको पता ही नहीं चलेगा, जो भाई ये तो सॉलिड जैसा बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो जब तुम इनफाइनाइट लोगे तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो एफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो होगा वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगा, और फिर मुझे करना है उसका लिमिटिंग वैल्यू किधर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर का बेहतरीन क्वेश्चन, कैसे सेट नोटेशन से हमने एरिया को फाइंड करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन देख के आपको मजा आ गया होगा, ठीक है ना। तो एजे एक यहाँ पे सेट डिफाइन किया गया है, तुमसे पूछ रहा है जो इस एरिया फाइंड करने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5। अब देखने में बोलोगे भाई ये तो मान लो अगर A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 कुछ ये है, A5 कुछ ये है, तुमको इस पूरे का यूनियन का एरिया निकालना है। मतलब ये वाला जो दिख रहा है एरिया यूनियन का, ठीक है ना। अब ये एरिया निकालना है, देखने में लग रहा है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसके लिए तो पहले आपको A1 रीजन फाइंड करना होगा फिर A2। लेकिन अब इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन ब्यूटी है कि अब देखो एक रिदम में है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो नेक्स्ट A1 A2 से कनेक्टेड होगा, A2 A3 से कनेक्टेड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से, और तुम देख सकते हो लास्ट ईयर भी जो एडवांस में लिमिट का क्वेश्चन है, थोड़ा सेट नोटेशन में दे रखा है। तो हमने एक सेट में डिफाइन किया है वेयर एन इज नेचुरल नंबर सच दैट ये लिमिट एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सेट आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट फिर से लिमिट से, और ये लास्ट ईयर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 2010 से लेकर 2016 में जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किए गए हैं उसमें से 60% का आइडिया इसी आइडिया पे बेस्ड है, तो आप शायद इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेट और सबसेट से, पावर सेट से। जनवरी सेशंस में भी वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड, सो होपफुली यू विल बी एबल टू टैकल दिस इन अ वेरी नाइस वे। और फिर मैं एक बोनस सवाल भी दिया हूँ जो कि प्योरली आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे है, आपके मेडिटेटिव स्किल पे है, ठीक है ना। जो बच्चे थोड़े मेडिटेशन करते हैं तो उनको काफ़ी, जिनके जिनका दिमाग शांत है ना उनको ये दिखेगा, मतलब देयर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी इनहेंसेस, ठीक है ना। आप 10 घंटा पढ़ाई करो बहुत अच्छा बात है भाई, लेकिन उससे ही बच्चा है ना पढ़ना और गुनना, एक हमारे ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं भाई पढ़ो और गुनो भी, गुनो मतलब वट एवर यू आर रीडिंग ना डाइजेस्ट, सही से डाइजेशन होगा तब आपको उसमें जो हेमोग्लोबिन बनेगा, सिर्फ खाने से नहीं होगा। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। बोल रहा है एस एक सेट ऑफ फंक्शन है जिसमें जब जब एफ होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स होगा, उसका कंपोजिशन भी होगा। तो मान लो एफ और जी, तो एफ होगा तो एफ ऑफ भी प्रेजेंट होगा, एफ ऑफ एक्स। जी है तो जी ऑफ एक्स भी सेट का हिस्सा होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी हिस्सा होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हिस्सा होगा। जब जब दो फंक्शन है तब तक उस दोनों का कंपोजिशन, अब ये और इसका कंपोजिशन भी एक हिस्सा हो जाएगा। तो तुम बोलोगे जी ऑफ ऐसे बोल देते हैं, एफ ऑफ जी ये भी एक पार्ट होगा। फिर से गॉग होगा,
गॉग, 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 गॉफ हो सकता है, गॉफ, फॉग, गॉफ, इस टाइप का ये चलते रहेगा कान। अब सवाल है भाई ये रुकेगा कैसे? तो देखो ये पाने तो इसको रुकना होगा, क्यों? क्योंकि मुझसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ एस। सपोज इस आर ऑफ एक्स को अगर आप क्षण भर के लिए अगर एफ ऑफ एक्स मान लो और एस ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स मान लो, तो उस हिसाब से तुम देखो तो जी एस ऑफ जी ऑफ एक्स, और चलो मैं वही कर देता हूँ, एस ऑफ एक्स निकालना काफ़ी आसान है, बिकॉज एस ऑफ वन बाय एक्स और ये वन बाय एक्स से काफ़ी एक्स हो जाएगा। तो आपको पता है अगर मैं एस ऑफ एक्स लूँ और 3 टाइम्स लूँ तो ये फिर से वन बाय एक्स हो जाएगा। तो ये तो पीरियडिसिटी तुमको मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको जी ऑफ एक्स को वन बाय एक्स लिखूँ तो ये सब जैसे 2 बार ले रहे हो तो वो वापस घर आ गया, फिर ये लोगे तो वन बाय एक्स आया और फिर वापस घर आएगा। तो इससे हमको क्या मिला? इससे मिल रहा है ना, जी जो है वो तो पीरियडिक है, दूसरा फंक्शन जो है वो तो 2 पे ही जाके पीरियडिक हो रहा है। अब पीरियडिक होने से काम तमाम हो गया, मतलब जी के चेन में अब कुछ नया फंक्शन जनरेट ही नहीं होगा, या तो एक्स बनेगा या फिर वन बाय एक्स बनेगा। अब दैट्स अ गुड न्यूज़, क्यों? क्योंकि उससे मेरा ये जो सेट है वो टर्मिनेट होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ से जो फंक्शन बना ना वो किसी के इक्वल हो जाए। और आपको पता है सेट में आप चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते, जैसे 1 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते, वो अलग है, वो मल्टी सेट नोटेशन है, लेकिन उसका हम यूज यूजली नहीं करते हैं जी में। तो 1 और 2 जैसे ये करेक्ट नोटेशन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एस ऑफ एक्स के बारे में तो पता चल गया, वो पीरियडिक है 2 पे। मतलब एस ऑफ एक्स क्या कर रहा है, गोलू को मान लो कहीं पे भेज रहा है भोलू के घर, और फिर से वापस। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एस? अगर हम एस ऑफ गोलू बनाए, इमेजिन करो इसको यहाँ पे भेज दिया, और फिर इसमें अगर हम एस ऑफ ये बनाए तो वापस से गोलू के घर आ गया, इसका मतलब ये रिवर्स कर रहा है। 2 साइकिल पे, एक बार 2 बार में फिर से चूहा बन जाओ, फिर से अपने घर आ जाओ। तो इसको कोई बच्चा ऐसे भी फील कर सकता है, ऐसे देखो एस ऑफ एक्स क्या कर रहा है, ये अबाउट लाइन एक्सिमेट्रिक, लाइक वी कैन विजुअलाइज दिस, जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट विजुअलाइजेशन है इसका। अगर मैं विजुअल क्रिएट करूँ इस इवेंट का, एस ऑफ एक्स क्या है, तुम बोल सकते हो ये कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पकड़ा, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्स, एस ऑफ दैट इनपुट, मतलब इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ, तो एक को ए डैश के पास भेजा, और फिर से एस ऑफ ए डैश लेंगे तो वापस से फिर घर भेज दिया ए डैश। तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, दीज कॉन्सेप्ट आर, ये तो सोचने का देखने का एक तरीका है। क्या मैं उस तरीका से आर ऑफ एक्स को देख सकता हूँ? तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं आर की दुनिया में। तो आर ऑफ एक्स मेरे पास क्या रखा है, √3x + 1/√3 - x। अब एक तो है जो भाई ब्लाइंडली मैं आर ऑफ एक्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलो मैं अगर आर ऑफ एक्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, एक्स की जगह पे ये पूरे सिस्टम को लिखो, टाइम्स x + 1/√3 - √3x + 1/√3 - x। और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं मान लो इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से √3x + 1 टाइम्स x + √3 - x डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स √3 - x माइनस √3x - 1, ठीक है। होपफुली कैलकुलेशन सही। सो √3x² + x + √3 - x, ऊपर में बना 3 - √3x -√3x - 1, तो √3x² डिवाइडेड बाय, यहाँ से बन गया आपके पास 2 - 2√3x। तो आप देख सकते हो जो कुछ इस फैशन में मेरा फंक्शन दिया, लेकिन इससे मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले सॉरी एक पेज में ऐड कर लेता हूँ यहाँ। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा ना, यहाँ से तुम आसानी से पैटर्न नहीं ढूंढ सकते हो। तो एक यहाँ पे तरीका है इस फंक्शन को मैं ऐसे नहीं देख करके, एक अगर मैं ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा यहाँ करूँ, क्योंकि √3 देखने से ना फिर कुछ साइक्लिसिटी का फीलिंग आ रहा है। √3 देखने से हमको लग रहा है भाई √3/2 का कनेक्शन तो नहीं है। इस फंक्शन को क्या मैं √3/2x + ½ इस फैशन में लिख सकता हूँ, ठीक। तुम बोलोगे अचानक ये आइडिया क्यों आया? क्योंकि √3 देखने से √3/2 और वहाँ से कुछ कॉस और साइन वाला फीलिंग फ्रेग्रेंस तो आ ही रहा था। अब मैं √3/2 को लिख सकता हूँ cos 30, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे मान लूँ सपोज पल भर के लिए π/6 जो कि 30 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos θ x cos θ + sin θ sin 30।
डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, राइट, साइन सॉरी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अब ये लिखने से क्या फायदा आया, तुम बोलोगे भाई आप एग्जैक्टली वही तो यहाँ पे भी कर रहे थे अलजेब्राइकली। देखो यहाँ से फायदा क्या आ गया, शायद अब R2 R3 में कुछ पैटर्न निकलने लगे। तो अगर मैं आर एक्स को थीटा के फॉर्म में विजुअलाइज करना चाहूँ, एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब अगर मैं आर ऑफ आर एक्स की बात करूँ, एक्स की जगह पे ये पूरा सा सिस्टम रख दो। चलो मैं ये पूरे सिस्टम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखता हूँ, ठीक। अब दिस इंटू एक्स आएगा, ये पूरा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा टाइम्स फिर ये पूरे सिस्टम को यहाँ पे कॉपी करके, अरे भाई इस सिस्टम को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो आप देख सकते हो, नहीं ऊपर में बन रहा है एक्स कॉस स्क्वायर, मैं कॉस स्क्वायर को सी स्क्वायर से लिख रहा हूँ, प्लस साइन एक्स साइन कॉस, यहाँ से ये कंबाइन कर रहे हैं, और माइनस एक्स साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस डिवाइडेड बाय माइनस एक्स कॉस साइन माइनस एक्स साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास एक्स, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर एक्स में कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय माइनस 2x साइन कॉस और प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मज़ा आ गया, क्या मज़ा आया, तो ये जो है दोस्तों वो बन गया एक्स कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ से अपने पास साइन 2 थीटा बना डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा और माइनस एक्स साइन 2 थीटा। तो फाइनली मेरे पास अब पैटर्न बनता हुआ काफ़ी दिख रहा है। जैसे अगर मैं R3x देखूँ तो दिस इज आर ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जैसे थीटा के साथ हुआ है फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री थीटा प्रोड्यूस होगा साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाय, तुम इस पैटर्न को स्ट्रांगली इंडक्शन से या फिर ऐसे भी बता सकते हो। तो इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ, आर के एक्स जो होने वाला है, मतलब आर ये के टाइम्स जो होने वाला है, ठीक है, ये बनने वाला है एक्स कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा बाई कॉस के थीटा माइनस एक्स साइन के। अब देखो, अब इसको भी एक देखने का नजरिया है, ठीक है। अब इस कंपोजिशंस को आप कैसे देख सकते हो, इस कंपोजिशन को फिर से मैं एक ज्योमेट्रिकल अंदाज में भी देख सकता हूँ। अब कोई बच्चा, चूंकि मैं इस क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करूंगा इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए और आपको मजा आएगा सीखने में। अब कोई बच्चा इस कंपोजिशंस को ना कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड से भी देख सकता है। वो बोलेगा देखो भाई, कंपोजिशन में फाइनली यही तो चेंज कर रहा है ना, माइनस साइन कॉस। तो इसको हम इक्विवेलेंटली समझ सकते हैं ऐसा, एज इफ ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिखने का एक तरीका है इस फैशन में, लाइक ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। और कोई बच्चा बोलेगा इसको मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, इस लाइक रोटेशन मैट्रिक्स, एक्स का कॉफिशिएंट लिख लो कॉस थीटा, कांस्टेंट इज साइन थीटा, फिर यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका जैसे तुम पावर के लोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, एंड दैट इज अगेन डिकोडेड एट एक्स कॉस के थीटा, जो यहाँ पे फिर से यही डिकोडेड है। या फिर कोई डिमोबाइज थ्योरम से भी इसका पावर के लिए लेगा तो वो सेम चीज बताएगा, कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा, एंड अगेन यू कैन डिकोड दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब है कंपोजिशन को फाइंड करने का एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इस टाइप के, अगर √3/2 हाफ 1/√2 इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने का एक मैट्रिक्स भी तरीका है। एक्चुअली तुम ऐसे लेंदी प्रोसेस को स्किप कर सकते हो। अब देखो, अब इसको देखने का क्या नजरिया, अब तो तुम समझ गए ये 6 के साथ प्रेडिक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं आर एक्स का बात करूँ, फिर आर ऑफ एक्स का बात करूँ, फिर मैं R3x का बात करूँ, R3 मीन्स आर ऑफ तो वो मैं यूज कर रहा हूँ, R4x, R5x, R6x ऐसा चलेगा, R7x। अब बताओ कितने के बाद रिपीट होगा, ये कितने के बाद रिपीट होगा। अब देख सकते हो RX मेरे पास क्या आ गया है RX जो है वो इक्वेलेंटली क्या आ गया है, एक्स कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, पाई बाई 6 है,
अब देखो, अब 6 बार के बाद जो होगा ये वापस से R6X जो होगा वो वापस से क्या हो जाएगा, फिर से घर चले जाएगा, RX ही हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 6 तक के बाद जो है R7 वो फिर से RX होने वाला है, राइट। क्योंकि R6 जो है, अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करूं तो A6 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देने वाला है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है ये RX ये क्या ऑपरेशन कर रहा है, तो इसको फिर हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। जैसे तुम इमेजिन करो, मैं 1/x को क्या बता रहा था, जो ये रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ, जो ये 6 बार हमको घुमा के वापस घर ला रहा है। तो मेरे पास सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे ए कहीं पे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फंक्शन आर एक्स को मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ एक और तरीका से। मैं ऐसा सोचूंगा, आर एक्स जो है उस पॉइंट ए को ये आर फंक्शन जो है 30 डिग्री से घुमा रहा है, तो ये आर ए हो गया। फिर आर ऑफ ए जो हुआ, फिर से आर ए को 30 डिग्री घुमा दिया, ठीक है ना। और तुम उसको 60 की रोटेशन भी कर सकते हो तुम चाहो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिया था, cos 30, हाँ। तो आर एक्स फंडामेंटली क्या कर रहा है, ये एक ऑपरेटर है जो 30 डिग्री से उसको पीछे से मतलब उसको चेंज कर रहा है, राइट, घुमा रहा है। या फिर तुम कॉस के बदला अगर साइन लेते तो ये बता रहा है आर एक्स एक ऑपरेटर है जो कि हेक्सागन में घुमा रहा है उस वर्टिसेस को। तो वी कैन ऑल्सो थिंक लाइक वो जो वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन्स है इसको ये बेसिकली आर एक्स क्या रोटेट कर रहा है बार बार, ठीक। उस एंगल से भी इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। जैसे अगर कोई कोई बच्चा सोचेगा, ये मान लो सपोज एक हेक्सागन है, तो आर क्या कर रहा है, ये पॉइंट को यहाँ पे ले जा रहा है एक बार आर, फिर इसको यहाँ ले जा रहा है R2, फिर इसको यहाँ जा रहा है R3, R4, R5, R6, और फिर यहाँ से वो साइक्लिसिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस आर फंक्शन। अब मान लो अगर मेरे पास वो फंक्शन है आर और एस, तो उस दोनों का इम्पैक्ट क्या होने वाला है अपने सिस्टम पे। तो आपको ऑलरेडी पता है आर जो है वो तो वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन्स मतलब वो रोटेशन दे रहा है, और वो जो फंक्शन है एस वो बेसिकली रिफ्लेक्शन कर रहा है। तुम ऐसे कर सकते हो, अगर मेरे पास मान लो ये सेंटर के अबाउट आर फंक्शन इज रोटेटिंग इट अबाउट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन, ठीक। और ये जो है ये लाइन के अबाउट एस फंक्शन रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अब बताओ, अब इसके कंपोजिशन मतलब आपको रिफ्लेक्ट करना है, रोटेट करना है, तो कितने नए फंक्शंस आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आर और एस तो रहेगा ही उस सेट में, ठीक है। अब जैसे ही आर रहेगा तो आर स्क्वायर, आर क्यूब, R4, R5, R6, आर स्क्वायर, आर क्यूब, R4, R5, R6, ये सब नया नया फंक्शन है, राइट। क्योंकि अब R7 जो होगा वो सेम एज आर हो जाएगा, ठीक। तो इसका कंपोजिशन नया फंक्शन का जन्म नहीं देगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगर देखो, अब अगर मैं फिर से वापस कैसे आऊँगा, अगर जैसे मैं आर में आर ऑफ एस लाऊँ, तो इस पॉइंट में आर लगाऊँ तो यहाँ जाएगा, फिर इसमें एस लाऊं तो वो पॉइंट मान लो ए बी के पास गया, फिर बी वापस होकर यहाँ आ जाएगा, फिर उसमें तुम आर लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगे तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ए लाने का एक और तरीका है, मतलब वर्टिसेस को कौन कौन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व करने वाला है। फंडामेंटली वही यहाँ पे हम सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वर्टिसेस प्रिजर्व होगा, मतलब ये जो 6 वर्टिसेज है, ये 6 का 6 वर्टिसेस खुद में रह जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा अभी तो आप 180 डिग्री सिमेट्रिसिटी का बात कर रहे थे, अचानक 360 का कर रहे, तो वो तो डिपेंड कर रहा है ना, तुम इसको 30 डिग्री के हिसाब से सोचो या 60 डिग्री के हिसाब से सोचो, ठीक। तो उस दोनों परसेप्शन पे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वही इस क्वेश्चन का सुंदरता है, राइट। आप ध्यान से समझ रहे हो ना, जब आप इस दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को इवेलुएट कर सकते हो और क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो अब बताओ कितने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कितने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो ये क्लॉकवाइज रोटेशन 60 डिग्री अबाउट सेंटर से और रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना, वो प्रिजर्व करेगा सिमेट्रिसिटी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन को। तो अब देखो आर होगा, एस होगा, आर क्यूब से R5 तक हो गया, ठीक। अब अगर मैं R6 का बात करूँ तो ये तो वापस तुमको पुनर्मूस को भवा दे देगा। ये देखो R6 फिर वापस आ रहा है ना, इस वर्टिसेस को आर यहाँ से यहाँ ले गया, आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ ले गया, आर क्यू यहाँ से यहाँ ले गया, R4 यहाँ, R5, R6 वापस ले गया। तो R6 इज सेम है यार, ये पीरियडिक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने बने,
1 2 3 4 5, ये इतना फंक्शन आएगा। फिर अगर मैं एस ऑफ एस का बात करूँ, एस ऑफ एस का, तो ये तो वापस से इस पॉइंट को यहाँ ले गया और फिर इस पॉइंट को वापस से यहाँ ले गया, तो ये भी फंक्शन को वर्टिसेस को प्रिजर्व कर रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिसेस को ओरिजिन ओरिएंटेशन में कैसे लाऊंगा, या तो आर को मैं 6 टाइम्स ले जाऊँ, एस को ट्वाइस ले जाऊँ, और आर देन एस, देन आर देन एस, ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्योंकि तुम देखो, अगर मैं एस ऑफ आर लूँ और एस ऑफ आर लूँ, एस ऑफ आर ऑफ आर ऑफ आर, एस ऑफ आर क्यों, एस ऑफ आर 4 ले लो, एस ऑफ आर 5 ले लो, एस ऑफ आर 5, तो ये भी प्रिजर्व करेगा। देखो कैसे, एस ऑफ आर तो आप देख ही लिए, आर सबसे पहले रोटेट करेगा, मान लो एक पॉइंट वर्टिसेस यहाँ है, आर इसको यहाँ दिया, इसका रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है। एस ऑफ आर क्या कर रहा है, सबसे पहले आर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन, सबसे पहले आर इस वर्टेक्स को यहाँ सेंड करेगा, ठीक। फिर आर ऑफ आर क्या करेगा, इस वर्टेक्स को यहाँ सेंड करेगा। फिर एस ऑफ आर जो होगा, अब इसको रिफ्लेक्ट करवाएगा, राइट। तो आप इतने सारे सिमेट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इससे आप क्या करोगे, अगर ये इसमें से कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो वर्टेक्स वापस से फिर अपने पोजीशन पे जा रहा है, ये वाले ऑपरेशन से, because R represents clockwise rotation of 60 degree about center, S represents reflection of hexagon about a fixed line of symmetry। तो अप्लाइंग R अगर हम 6 टाइम करें, S ट्वाइस करें, और R then S then R then S gives us back the vertices in the original orientation, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना लेवल तुम्हारे पास आया। अब इसके अलावा तुम देख सकते हो, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वापस से इसी में आ जाओगे, क्योंकि इसको अब एक्सपेरिमेंट करना 1 बाय 1 आसान था। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक तो और ओरिएंटेशन आ गया, R6 आइडेंटिटी जो हुआ तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास ये आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, फिर से x बन गया, मतलब फिर से R, और फिर से x ऑफ x जो है, ये देखो ये आइडेंटिटी हो गया, x हो गया। तो मेरे पास इतने मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया, 12 एलिमेंट्स होंगे इससे। तो आई होप आपको ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन देखने को मिला, और सेकंड क्वेश्चन इजी है, जो कि आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि जेड जैसे ही ए प्लस आई भी रखोगे, तो z+2 बार हम इसको लिख सकते हैं, 2 बार इज 2, इसको 2 माइनस जेड बार लेस देन 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, जेड बार प्लस 2 जेड बार माइनस 2 जेड बार माइनस 2 जेड प्लस जेड बार लेस देन 50, 2 जेड बार गया, ये गया, अब ये मेरे पास कितना आ गया, +4 आया, ठीक। यहाँ से भी कितना आएगा, और +4 आने वाला है। तो फाइनली मेरे पास आ गया 8 प्लस मॉड जेड स्क्वायर इंटू 2 इज लेस देन 50, तो मॉड जेड स्क्वायर इज लेस देन 21, नहीं ना। अब मॉड जेड स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 21। तो अब आप ए और बी चूंकि इंटीजर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। ए का वैल्यू क्या है, अगर मैं ए को 1 लूँ तो बी तो 1 2 3 4 वैलिड होगा इस इनइक्वालिटी को, अगर ए 2 लूँ तो 1 2 3 4 भी वैलिड होगा, अगर मैं ए 3 ले लूँ तो बी कितना होगा, 1 2 3, ए 4 लूँ तो बी आ गया 1, और टोटल ऑर्डर पेयर यहाँ से कितना मिल गया मेरे पास 13, और यही इसका आंसर है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप देख सकते हो कैसे आजकल एडवांस में बेसिक आइडिया को इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट सो दैट नो 2 ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसेक्यूटिव। अब इसमें से बोल रहे हैं जो कितना ऐसा सबसेट है जिसमें से कोई भी 2 एलिमेंट जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे देखो, अब मान लो मैं हम सिर्फ 1 ले लें, ये भी वैलिड है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो 2 कंसेक्यूटिव होने, एम्प्टी सेट भी वैलिड है। अगर मैं 1 3 5 ले लूँ तो ये भी वैलिड है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नहीं होना चाहिए, तो 1 3 5 में गैपिंग है। लेकिन 1 2 7 ले लूँ तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट कंसेक्यूटिव है। तो सबसे पहले तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा जो तुम किस साइज का सबसेट बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मान लो अगर हम सबसेट, तो यहाँ पे तो हैश डिनोट्स साइज ऑफ सबसेट,
तो मान लो अगर मैं एम्प्टी मतलब जीरो साइड का डिफाइन करना चाहता हूँ तो एक ही सबसेट बनेगा। अगर मैं एक साइज का बनाना चाहता हूँ तो या तो एक होगा, दो होगा, टिल 10 होगा। अगर मैं दो साइज का बनना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो एग्जांपल है, दो साइज का तुम एक तीन ले सकते हो, एक चार ले सकते हो, एक के साथ पाँच ले सकते हो, तो ऐसे ऐसे बहुत आएगा ना, सात के साथ नौ ले सकते हो, ठीक है, एक के साथ 10 ले सकते हो। अब ऐसे तुम कैसे काउंट करोगे, जो दो जो है वो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको एक काउंट करने का बहुत ही अच्छे तरीका है। अब सिमिलरली तुम देखोगे, अब तो स्मार्टली हमें काउंटिंग करना होगा। हैश तीन मतलब सबसेट ऑफ साइज तीन देखोगे तो मैं एक तीन पाँच ले लो, ये वैलिड है। एक सात दस ले लो, ये भी वैलिड है। तो ऐसे ऐसे अब कितना हो, तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच एंड एवरी, अगर मैं मान लो कोई भी के साइज का सबसेट लूँ, जैसे सपोज मैं दो के लिए ही आपको बता दूं, तो तुम दो वाले साइज का कितना सबसेट यहाँ से ले सकते हो, सोचो। अब देखो यहाँ पे स्टार और बार टेक्निक का यूज होगा नहीं, ये हम केस वर्क ले सकते हैं ना, नंबर ऑफ वैलिड के एलिमेंट सबसेट अगर हम लें, तो अगर मान लो तुमको एक दो तीन, इसका ऐसे सोचो, चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब सपोज तुमको दो एलिमेंट का सबसेट निकालना है जो में कोई भी दोनों कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो। तो अगर कोई बंदा दो को लिया, तो अब उसको क्या लेना है, जैसे चार को ले सकता है, मतलब दो के बाद तीन नहीं ले सकता, मतलब बीच में मिनिमम एक का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लिए, यहाँ से और यहाँ से, मतलब एलिमेंट वन ली एलिमेंट टू ली, कोई भी दो एलिमेंट इसमें सेलेक्ट कर लो, तो बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए, मिनिमम एक का या एक से ज़्यादा का। इसके पीछे भी कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अगर मैंने दो लिया और चार लिया तो बीच में एक एलिमेंट हो सकता है। अगर मैं दो लिया आठ लिया तो बीच में हम कितना एलिमेंट का गैपिंग हो गया, तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच छः सात, इतना। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो मैं बोलूँगा मैं कोई भी दो एलिमेंट लिया ई वन ई टू, और ई वन ई टू के बीच में सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स है, ई वन से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो वाई है, और ई टू के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट जेड है। तो अब मुझे पता है ये सब मिला के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कितने होने वाले हैं। ये तो एक से 10 ही एलिमेंट है ना भाई, ये 10 एलिमेंट होने वाले हैं। अब कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट मेरे पास क्या है, ये ई वन और ई टू कोई दो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो वो तो फिक्स हो गया। तो मेरे पास एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट का मैं बात करूँ तो, और यहाँ से ऑलरेडी दो एलिमेंट हो गया, तो इसको अगर मैं एक बोल दूँ, इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे आठ हो गया। तो मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेसिकली एट आ गया विद दिस कंस्टेंट, ठीक है। अब इसमें अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, एक्स माइनस ए को ए ले लो तो ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो एक्स आ गया ए प्लस वन, तो ए प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, ए वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस इसका कितना है, सेवन प्लस थ्री माइनस वन, तो सेवन प्लस टू सी टू विच इज नाइन सी टू। आई होप आपको मजा आया होगा, जो आप कैसे दो एलिमेंट वाले सबसेट को डायरेक्टली काइंड कर सकते हो, ठीक है, नाइन से टू में। ऐसे ही अगर कोई भी के एलिमेंट का सबसेट होगा, ठीक है, तो अगर के एलिमेंट का सबसेट होगा तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, वन स्टार फॉर ईच ऑफ द के माइनस वन मिडिल बकेट, और जो बच जाएगा कितना, टेन माइनस के माइनस वन माइनस के इलेवन माइनस के, तो इलेवन माइनस टू के सी के देगा, ठीक। तो अगर आप सिमिलरली थ्री के लिए भी इसका यूज कर सकते हो एंड पैटर्न कर सकते हो, तो मेरे पास आया सिक्स सी फाइव, सेवन सी फोर, नेक्स्ट आएगा एट सी थ्री, फिर आएगा नाइन सी टू, फिर टेन सी वन, और ये 11 से जीरो, ये एम टी सेट है, और ये पूरा मिला के 144। अब इस क्वेश्चन को आप लिंक में बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप फिबोनाची से भी इसको जनरलाइज कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है, एक बच्चा 10 के बदले सोचेगा ये क्वेश्चन को इसके लिए बनाएगा वन टू के लिए, फिर क्वेश्चन को वन टू थ्री के लिए बनाएगा, और मे बी हिल फाइंड पैटर्न। हो सकता है आपको कुछ फिबोनाची सीक्वेंस का ग्लिम्स मिले, अगर मिल रहा है तो आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है के वन टू थ्री और एफ के नंबर ऑफ टाइम्स ये टू, तो सबसे पहले इसका पीरियड क्या होगा, तो आपको पीरियड जो है इसका दैट इज टू पाई बाई के पाई बाई टू,
तो तुम्हारे पास ये पीरियड हो गया 4/k। तो 4/k लेंथ से प्रेडिक है, मतलब 4/k लेंथ के बाद जो है ये वापस से फिर से एक साइकिल पूरा करते रहेगा। अब मैक्सिमम इज अटेंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईच पीरियड, राइट। सो द नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम जो अटेंड करेगा, ये तो नंबर ऑफ पीरियड्स है, देयर आर इन 0 to 1 ऑलमोस्ट राउंडेड अप। तो इस इंटरवल में 0 से 1 के इंटरवल में पूछ रहा है ना कितना बार मैक्सिमम अटेंड करेगा। अब पीरियड तुमको बता रहा है इस लेंथ पे लगभग 4/k लेंथ पे ही रिपीट कर रहा है, फिर से 4/k लेंथ पे रिपीट करेगा, फिर से 4/k लेंथ पे रिपीट करेगा। मतलब ये इसका नेचर है। मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। तो लगभग लगभग ये कितना बार पीक में आने वाला है, मैक्सिमम कितना बार अटेंड करेगा। तो लगभग लगभग ये तुम बता सकते हो k/4 इसका जो हिस्सा है और डिवाइडेड बाई 1। अब अप्रोक्सीमेटली ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ k/4 तुम बता सकते हो, क्योंकि ये कुछ फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट देगा जो कि वाइप आउट हो जाएगा। तो मुझे फाइंड करना है लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी f(k/k). ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा k/4 बाई k, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको पता है अगर मैं k को इन्फाइनाइट लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट x जैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई x जो होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में डांस करेगा, इन्फाइनाइट विल जाए। स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ इन्फिनिटी भी होगा, इसको भी हम यहाँ से भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर k/4 जाएगा, तो k कैंसिल हो गया, 1/4 इज आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि देखने में आपको अंटिल यू हैव सीन द सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार आप सॉल्यूशंस देख रहे हो तो फिर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, ये रोटेशन थ्योरम से प्रेरित है। तो आप बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे आप अगर A1 को चेक करोगे तो कोई एक स्ट्रक्चर आएगा, फिर A2 निकालने के लिए उसको रोटेट कर सकते हो कुछ एंगल थीटा से, फिर A3 जो है वो A2 को रोटेट कर रहा है थीटा से, A4 जो है A3 को रोटेट कर रहा है थीटा से। तुमको देखो एक पैराबोलिक रोटेशन टाइप का जो तुमको एक कुछ फील मिलेगा, और ये बहुत बढ़िया एक हेक्सागन बना के सॉल्यूशंस आने वाला है। सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, और जिनको आंसर आ गया आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाइयों, तो इसको आप कर सकते हो कैसे, क्योंकि ये साइन एक्स का पावर n, नीचे में cos x होल स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 होल क्यूब लिख दो। अब लिमिट x टेंड्स टू 0। अब तो आप इसको बेसिक से हैंडल कर सकते हो एनसीईआरटी की मदद से, क्योंकि साइन x/x जो है वो टेंडिंग टू 1 होता है, एक्सटेंडिंग टू 0 से। जैसे ही आप उस प्रोसेस को यहाँ पे करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, या x का पावर n बाई x²/2 होल क्यूब जैसा बिहेव कर रहा है, ये 2 × x²/4 जैसा बिहेव करेगा, एंड x टेंस टू 0 ये तो 1 जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो मेरे पास ये आ गया कितना, x का पावर n बाई x का पावर 8 और बाई 8, x का पावर 6 है ना, 2 × 3, सॉरी x का पावर 6। तो अब अगर लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो n का वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ तो ये तो 1/x हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। n 4 ले लूँ तो नहीं होगा। तो मिनिमम नेचुरल नंबर जो होगा जिससे लिमिट एग्जिस्ट करेगा n को 6 रहना होगा, तो फिर लिमिट का वैल्यू 8 आ जाएगा। 7 पे फिर लिमिट 0 आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू L0। 8 पे L का वैल्यू 0 आ जाएगा, 9 पे 0 आ जाएगा, लेकिन इस पे L का वैल्यू 8 है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट S जो है वो है 6। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको आप लिमिट से सॉल्व कर सकते हो, या फिर बेसिक से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो ना, अगर मैं y को 1/x ले लूँ तो क्वेश्चन लिमिट y टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस y का पावर 1/y माइनस e/y। अब देखो ये क्वेश्चन एडवांस ऑलरेडी पूछा हुआ है, जिसका आंसर -e/2 आता है, और मैं ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया हूँ। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तुम चाहो तो इसको लॉपिटल से भी कर सकते हो। जैसे लॉपिटल से अगर इसको करोगे, ये 0/0 फॉर्म में है ना, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। तो 1 प्लस वाई, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाबू, तो y माइनस 1 प्लस वाई, y माइनस 1 प्लस वाई लॉन 1 प्लस वाई, राइट, दिस डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, लिमिट y टेंस टू 0 प्लस। अब लॉपिटल्स इस पे जो है
अगर मैं लॉपिटल y माइनस वन प्लस वाई लॉन वन प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर लगाऊं तो ये तो दे रहा है माइनस लॉन वन प्लस वाई बाई टू वाई। ठीक है, तो ये लिमिट बन के आ रहा है माइनस हाफ। अगर मैं इंटीग्रेशन का बात करूं तो इंटीग्रेशन भी खतरनाक है। अब इसको तुम कैसे सोच सकते हो, तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन में तो वन प्लस एक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको हटाते हैं क्योंकि कुछ सिमेट्रिसिटी से आ जाए। वन प्लस एक्स को अगर मैं वाई ले लूँ, इंटीग्रेशन वन से थ्री लॉन वाई वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस थ्री डी वाई आ जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, एक्स को वाई माइनस वन करो एंड देन यू कैन सी ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था, ये सब्स्टिट्यूशन लाना। ठीक है, अब तुम बोलोगे अब यहाँ से हम क्या सब्स्टिट्यूशन ले ले भाई, तो मैं इससे पढ़ने वाला अगर इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर्स देखोगे तो मैं बताया था यहाँ पे आप कैसे, क्योंकि अब देखो अब ये एक लॉन है, चाइनीज वर्ल्ड है, ये अलजेब्राइक वर्ल्ड है। तो एक तो तरीका भाई इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का यूज करो, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स से भी ये डायरेक्टली बनने वाला नहीं है, क्योंकि वन बाई समथिंग का इंटीग्रेशन खतरनाक होगा। तो यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा, डब्ल्यू इक्वल टू थ्री बाई वाई। अब ये मोटिवेशन क्यों आया, क्योंकि मैं ये रिवर्स फंक्शन से, क्योंकि ये चीज जो है वो अनचेंज हो जाएगा। ये मैं बता रहा था जो कैसे, अब लॉग और अलजेब्राइक फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक वाले, लॉग बाई क्वाड्रेटिक वाले को मैंने एक लेक्चर में बताया क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करो तो इससे ये अनचेंज हो जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ ना, तीन एक बन गया और एक तीन बन गया इस सब्स्टिट्यूशन से, तो मतलब ये भी फ्लिप हो गया। ठीक है, और ये भी अनचेंज रह गया, तो एक तीर से दो निशाना। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया वन से थ्री लॉन थ्री माइनस लॉन डब्ल्यू आई डब्ल्यू इसका माइनस थ्री डब्ल्यू प्लस थ्री डी। अब आप उस दोनों आई को जोड़ दो, ये आई और ये वाले आई को। ठीक है, जैसे ही जोड़ोगे तो लॉन थ्री बाई टू आ गया, मतलब आई, और जीरो से दो आ जाएगा, वन बाय एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। ये आपका एक्सटर्नल इंटीग्रेशन है, इसको टेन थीटा लेके। ठीक, इसको आप इवेलुएट कर सकते हो। अब ये अगर मैं इवेलुएट करूँ तो क्या आने वाला है, लॉन थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई थ्री वन बाई थ्री बाई फोर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट थ्री बाई टू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी। अब ये बनने वाला है लॉन थ्री बाई टू इंटू पाई बाई टू इंटू फोर बाई थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू। तो जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का मिलने को मिला वो पाई रूट थ्री बाई सिक्स लॉन थ्री मिला। ठीक, तो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको इस स्टेज पे सीखने को मिल रहा है जो कैसे लॉग और ये क्वाड्रेटिक वाला है। यहाँ पे जैसे कभी जीरो से इन्फिनिटी होता है ना, तो तुम कुछ एफ ऑफ एक्स टेक्स होता है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हो वन बाई टी, क्योंकि जीरो इन्फिनिटी बन जाए इन्फिनिटी। जैसे रूट टू से वन बाई रूट टू होगा तो बहुत बार सब्स्टिट्यूशन आप करते हो वन बाई टी, रूट टू वन बाई रूट टू बन गया। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब ये देखो ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर है, अब यहाँ पे आपको पावर सेट दे रखा है। ठीक है, अब ये मैं चाहता हूँ आप कमेंट में कीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन बोनस वाला है, इसमें ऑब्जर्वेशन से बहुत ही खतरनाक ये क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि अगर आप ए का कॉपिशेंट देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, ए का कॉपिशेंट है, यहाँ देखोगे तो वन है, ए इंटू वन।